सीधे आपको गुरुग्राम लिए चलेंगे, जहां पर बीजेपी की रैली चल रही है और रैली में राव इंद्रजीत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और जो भी साहिबान डी के अंदर हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, आवाज आप तक आराम से पहुंचेगी। थोड़ी देर शांति का परिचय दें। अभी जाटौली की तरफ से अरीदमन बिल्लू ने कुछ यहां पर अल्फाज फरमाए। ये इनका प्रतिनिधि मंडल मेरे को दिल्ली भी मिल चुका था और इनकी दरखास्त आज के दिन बेचारा दीन है, सीएम साहब को हमने भेजी हुई है, तो सब्र करिए, कुछ ना कुछ इसके ऊपर होगा। मंचासीन हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीमान विप्लव देव जी, हमारे प्रधान श्रीमान ओपी धनखड़ जी, हमारे मंत्री साहब ओपी यादव जी, हमारे एमएलए साहिबान सुधीर सिंगला जी, संजय सिंह जी, सत्य प्रकाश जरावता जी, सीताराम जी, हमारे भूतपूर्व एमएलए साहिबान श्रीमती बिमला चौधरी, भाई तेजपाल तंवर, भाई जसवंत सिंह और जाकिर हुसैन साहब, हमारे कुछ हलकों से कैंडिडेट रहे लेकिन एमएलए नहीं बन पाए, उनका भी नाम मैं लेना चाहता हूं। सुनील मूसेपुर, मनीष यादव, नक्शिम चौधरी, और भी कोई है तो मेरे जहन में नहीं है, तो मैं उसका नाम भूलना नहीं चाहता। जो भी एक्स कैंडिडेट है उनका भी मैं सम्मान से यहां नाम लेना चाहता हूं। जिला प्रधान हमारे गार्गी कक्कड़ जी, प्रीतम चौहान, नरेंद्र भाई पटेल और भूतपूर्व रेवाड़ी जिला के प्रधान भाई हुकमचंद जी, चेयरमैन साहिबान जिला परिषद के, तीनों जिलों के जिला परिषद के चेयरमैन साहिबान आज के दिन शोभा बढ़ाने के लिए जलसे में उपस्थित हुए हैं। ब्लॉक समिति के सभी के जितनी भी ब्लॉक समिति हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर है, उनमें सभी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया है, तो वो भी सारे यहां पर हाजिर हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन साहिबान, एक्स मेयर साहिबान हमारे पास दो हैं, विमल जी और मधु आजाद जी। मंचासीन सबका नाम ले लिया मैंने, लेकिन सम्मानित मान जो रह गया हो उसका नाम जानबूझ करके मैं नहीं छोड़ा गया। हमारे एक नरबीर सिंह का नाम रह गया था, वो बाद में याद आया है। नरबीर सिंह जी का सम्मानित मंच, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे सेक्रेटरी साहब मोहन बडोली जी जो एमएलए साहब भी हैं और यहाँ पर इसकी देखरेख के अंदर पूरे तौर के ऊपर पिछले 4-5 दिन से लगे हुए हैं। इलाके की सरदारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और पत्रकार बंधुओं, भाइयों और बहनों, मेरा संबोधन 3 हिस्सों के अंदर मैं बांटना चाहता हूं। पहला संबोधन का हिस्सा यह है कि ये जलसा हम क्यों कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा यह है कि हमारी पिछले 9 साल की, 8.5 साल की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। और तीसरा जो चरण है मेरा भाषण का, वो मैं राजनीतिक तौर के ऊपर कुछ चर्चाएं करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से इस बात को सभी को सुनेंगे। एक और मेरा निवेदन है कि जब मैं बोल चकूं, मेरे बाद धनखड़ साहब बोलेंगे, मेरे साथ उनके बाद विप्लव देव जी बोलेंगे, तो जो मेरा साथी है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, उनसे निवेदन है कि जब तक कि आखिरी बार जय हिंद ना हो जाए कोई अपने स्थान से हिलेगा नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। 1 घंटे के अंदर सारा का सारा मामला हम खत्म कर देंगे। सबसे पहले कारण कि ये रैली लोकसभा की हमने क्यों की।
आपको मालूम है, जैसे ही हमारी सरकार भारत के अंदर बनी, जैसे ही दूसरी बार सरकार हमारी हरियाणा के अंदर बनी, कोविड का प्रकोप सारे विश्व के अंदर छाया है, देश के अंदर भी छाया। और 3 साल से जो हम छोटी मोटी रैलियां करते थे, उसी तक सीमित रहे। बड़ी रैली हम कर नहीं पाए, कोविड का खौफ हमको सताता था, इसलिए हम बड़ी रैली नहीं कर पाए। और सभी 10 लोकसभा सीट के अंदर 10 के 10 लोकसभा सदस्य हरियाणा के आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर जीते हैं। और इसी महीने के अंदर सभी के जगह लोकसभा लेवल के ऊपर रैलियां आयोजित करी जा रही हैं। आज मैं तो यूं नहीं कह तो सकता कि आपकी रैली सबसे अव्वल है, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि आपकी रैली किसी से घाट नहीं रहेगी, चाहे बारिश कितनी ही आ रही हो। और जिन लोगों ने रात के अंदर जो तंबू तप्पड़ उखड़ गए थे, उनको दोबारा से लगाने के अंदर योगदान किया, जो लोग भीगते भीगते अपने घरों से गाड़ी में बैठ करके, ट्रैक्टर में बैठ करके, मोटरसाइकिल स्कूटर के अंदर बैठ करके पैदल आए और भीग गए, आपका भी मैं साथ साथ धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो मेहनत इस विपरीत परिस्थिति के अंदर जो करी है, वो काबिले तारीफ है। और इस मंच से आप सभी का धन्यवाद और तारीफ करना चाहता हूं। और जो गीले हो गए, जिनको ठंड लग रही है, उनको एक फौजी नुस्खा बताना चाहता हूं। घर जाकर के गर्म पानी से नहा लेना और एक एक घूंट रम की ले लेना, सारा का सारा उठ जाएगा। साथियों, ये रैली हमने यूं भी करी है कि देश आज के दिन आजादी के 75वें साल के अंदर, अमृत काल के अंदर प्रवेश कर चुका है। 75 साल देश की आजादी के और 100 साल का जो लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किया है, वो इस साल से शुरू होगा और 100 साल तक ये चलता रहेगा। भारत किस तरह से तरक्की करेगा, ये हो सकता है हम जैसे बड़ी उम्र वाले देखने को ना रहें जब 100 साल भारत की आजादी के पूरे हों, लेकिन जो आज के दिन जवान बच्चा आज के दिन इसके अंदर योगदान दे रहा है, वो इस चीज का परिणाम भांपेगा आज से 25 साल बाद, जब भारत 100 साल का आजाद हो जाएगा। 9 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी के सरकार के केंद्र के अंदर भी हो गए, इसलिए भी हम करना चाहते हैं जलसा, इसीलिए सब जगह किए जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि 1 साल के भीतर भीतर लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है। तो जो रैलियां नहीं कर पाए, जो लोगों से बातचीत नहीं कर पाए, जो आंख मिला करके हम आपस के अंदर तवज्जो नहीं कर पाए, वो इस 1 साल के अंदर करने की जो नीयत है हमारी, उस विषय के अंदर हम यहां पर चर्चा करना चाहते हैं। और उपलब्धियां जो हमारी रही हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करना चाहते हैं। आप सभी राजनीतिक लोग हो, 5 साल सरकार के होते, कोई भी सरकार चुनी जाए, एक बार 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो 5 साल तो सरकार के चलते हैं और 1 महीना इलेक्शन का जनता का चलता है। तो इलेक्शन के दौरान अपनी उपलब्धियां अगर हम गिनवाना भी चाहें तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा, ना सुनेगा। लोग पहले से ही अपना मन बना लेते हैं, लेकिन उपलब्धि आज के दिन गिनवाना जरूरी है। और सबसे पहले मैं हरियाणा के अंदर दूसरे एम्स की बात करता हूं। देश भर के अंदर 22 या 23 एम्स नई खुलेंगी। कुल 2-3 ऐसे प्रांत हैं जहां पर एक एक प्रांत में 2-2 एम्स दिए गए हैं। या तो आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो गए, विभाजन हो गया, आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, या जम्मू और कश्मीर के अंदर
या जम्मू के अंदर एक दी और दूसरी तरफ कश्मीर को हमको एम्स देनी पड़ी। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसका विभाजन नहीं हुआ, जिसके अंदर इस तरह की डिलिमिटेशन नहीं हुई, जिस तरह से इसके दो फाड़ कभी नहीं हुए। आज हरियाणा के अंदर, और हरियाणा को ये की खुशकिस्मती है कि हरियाणा के अंदर हमारे को दो एम्स हैं, एक बागसा के अंदर और एक माजरा के अंदर। और जिस दिन प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के अंदर यह अनाउंसमेंट करी और जिस दिन लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी, उस दिन से तोते बोलने लग गए, ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे एम्स बनेगा दूसरा यहां पर, ये फॉरेस्ट की जमीन है, इसके अंदर कैसे आप एम्स लगाओगे। आज माजरा वालों ने वो बीड़ा उठाया है और जो मनेठी वाले नहीं कर पाए थे वो माजरा कर दिए हैं। और जो तोते यूं बोल रहे थे कि हो नहीं सकेगा, अगर ये हो गया तो वो क्या बोलेंगे। क्या ऐसे लोगों की आने वाले समय के अंदर पर कतरनी नहीं चाहिए कि पहले से ही शुरू कर दिया कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और आज हम आपके सामने खड़े होकर के यूं कह रहे हैं कि ये होगा होगा होगा। जब भारत सरकार और कई दशकों के बाद कोई पार्टी बहुमत से सत्तासीन हुई, तो मैं हाईवेज की बात करना चाहता हूं। पिछली सरकार के अंदर ही मैं मंत्री था, 2006 से 4 से लेकर 2009 तक। उस टाइम रोजाना 11 किलोमीटर रोड्स बना करते थे। आज 9 साल के बाद हर दिन 37 किलोमीटर देश भर के अंदर रोड बन रहे हैं। और यहां पर एक रिकॉर्ड तोड़ बात भी मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर एक कौशिक नाम का प्रोजेक्ट ऑफिसर हुआ करता था, आज उसका ट्रांसफर कहीं और हो गया। 2 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर रोड अगले शहर के बच्चे ने बनाई है। उसको भी मैं समझता हूं कि गिनीज बुक रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज करवाना चाहिए। मैं जिक्र करना चाहता हूं दिल्ली बंबई हाईवे का, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ, दौसा तक बन भी गया, आगा बनने जा रहा है। मैं द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम लेना चाहता हूं, 9,000 करोड़ रुपए की लागत से आज के दिन द्वारका एक्सप्रेसवे बन चुका है। तकरीबन 1 आध महीने के अंदर उसको खोल दिया जाएगा। गुड़गांव सोना एलिवेटेड हाईवे, हमारे यहां भूतपूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री नरवीर सिंह भी बैठे हैं, 2,000 करोड़ रुपया इस एलिवेटेड हाईवे के ऊपर खर्च किया है हमारी सरकार ने। और गुड़गांव पटौदी हाईवे, नेशनल हाईवे जो तजवीज हुआ है, 1600 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ है, जिसके अंदर 4 एकड़ मेरी भी एक्वाइजिशन के अंदर आ गई है। लेकिन मैंने उफ नहीं करी, किसी से पूछ लेना, अगर मैंने यूं कहा हो कि मेरी जमीन बचा लो और इसको सरकार दो इधर से या उधर से। रिवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे 3,800 करोड़ रुपया तकरीबन पूरा हो गया है। सिर्फ पाली के आसपास और रेवाड़ी के पास एक पुल की जरूरत है, वो होने लग रहा है। ये सारी की सारी चीज इसलिए बताएं कि आज तुम मेरी सुन लोगे, लेकिन इलेक्शन के अंदर शायद ना सुनो, तो मैं पहले ही बता रहा हूं, खासतौर पे मीडिया वालों को बताना चाहता हूं। और कोविड का मैंने जिक्र किया था कि और सब लोगों की माली हालत और सब मुल्कों की माली हालत चरमरा गई। अमेरिका जैसे लोगों की माली हालत चरमरा गई, भारत की भी चरमराई। लेकिन जैसे ही कोविड समाप्त हुआ, आज के दिन हमारी इकोनॉमी का अगर आप भांपो तो आपको चलता है कि कितने बढ़ते हुए कदम भारतवर्ष ने लिए हैं। आज हमारी इकोनॉमी 22-23 के दौरान 7.2% बढ़ी, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ 2% अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाया। फ्रांस
सिर्फ 3% अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाया। इंग्लैंड हमारा पूरा, जिन्होंने 200 साल हमारे पे राज किया था, 4% उनकी इकोनॉमी बढ़ी, और जापान 1%। तो ये इसकी समीक्षा करते हुए खत्म करना चाहता हूं। मैंने अभी जिक्र और नहीं किया, कई चीजें हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, आर्टिकल 370 की हटाना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत वगैरह वगैरह। मैं कुछ नहीं उसके बारे में कहूंगा, नहीं तो कहूंगा तो शाम हो जाएगी। आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे नजरिए में अगर भारतवर्ष की जनता ने कोई सही फैसला कई दशकों के अंदर लिया है तो वो ये लिया है कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत दिया है, और उसी का फायदा हुआ है। मैं अब तीसरे अंक पे आता हूं, राजनीतिक बात करना चाहता हूं। पर राजनीतिक बात शुरुआत करने से पहले मैं यूं जरूर कहना चाहता हूं कि हरियाणा के 2 चीज ऐसी हैं, ऐसे कांटे हैं जो जनता को चुभ रहे हैं, और खासतौर पे उन लोगों को चुभ रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पलकों के ऊपर रख करके सत्तासीन किया था, जो शहर के अंदर रहने वाले। एक प्रॉपर्टी पोर्टल, बहुत लोग निराश हो रहे हैं। सरकारी बाबू के पास जाते हैं तो जेब कटवा करके आते हैं। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दूसरा, बीपीएल कार्ड, जिस तरह से अनेक लोगों की दर इकट्ठी कर करके अनेक लोगों को बीपीएल से नीचे रहने वालों को बाहर निकाल दिया, उससे भी लोगों को परेशानी है, इसके भी बारे में सोचना चाहिए। और तीसरा, मैं आपके सामने भी जिक्र कर चुका हूं, धनखड़ साहब के सामने भी जिक्र कर चुका हूं कि ये डिमोलिशन ड्राइव जो एनसीआर के रीजन के अंदर हो रही है खास तौर के ऊपर, और गुड़गांव का तो मुझे पता है, कोई दिन नहीं जाता कि किसी ना किसी का घर या अहाता न तोड़ दिया जाता। तो ये तोड़ने वाली जो प्रतिक्रिया है, क्या इलेक्शन वाले साल में भी जारी रखने की जरूरत है? इसके ऊपर सोचने की बात है कि यही लोग आखिर आफ्टर ऑल झुग्गी झोंपड़ी के अंदर रहने वाले लोग ही हमारे को वोट देते हैं। इसके बारे में आपके संज्ञान में बात डाली है। विप्लव देव जी जरा सुने। आप हरियाणा के अंदर नए नए तौर के ऊपर प्रवेश किए हैं, न्यूट्रल हैं। ये हमारा मानना है कि हो सकता है पार्टी के अंदर अंदर कलह रहती रही हो, लेकिन सब आपके लिए बराबर है। तो मैं आपको यहां के इस क्षेत्र का इतिहास थोड़ा सा बताना चाहता हूं, और खास तौर पे आपको और जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो 18 से 30 साल वाली है, जिनको फेसबुक देखना आती है, जिनको ट्विटर देखना आती है, जिनको कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन अपना इतिहास शायद उनको पूरे तौर के ऊपर नहीं आता, तो उनको मैं भी बताना चाहता हूं कि जब भी दक्षिणी हरियाणा के अंदर कोई बाहर का नेता आता है, हरियाणा का कोई चीफ मिनिस्टर आता है, किसी भी जिले का हो, वो यूं कहता है कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर आते ही मेरे कान पक जाते हैं। क्यों पक जाते हैं? कि दक्षिणी हरियाणा वाले कहते हैं हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ दुभांत हुई है, और सब ये प्रयास करते हैं कहते कहते कि हमने तो बराबर के रूप में सबको आका है। हमारी सरकार ने तो खास तौर के ऊपर औरों की निस्बत बेहतर आका है, लेकिन इसकी जड़ कहां है? जब तक वो नहीं समझ में आएगी, तब तक राजनेता इस चीज का कोई हल नहीं निकालेंगे। और इसकी जड़ पाताल के अंदर है, इसकी जड़ पाताल के अंदर है। 150 बरस पहले का मैं इतिहास दोहराना चाहता हूं। 1857 का युद्ध, आजादी की पहली लड़ाई, जब तलवारों ने सामना किया था तोपों का,
और बंदूकों का। एक जगह के ऊपर नसीबपुर के अंदर 5000 सैनिक शहीद हो गए थे और लोग तो यूं कहते थे कि बरसों तक, दशकों तक जब बरसात होती थी इतना लहू वहां पर बहा था, इतना जमीन के अंदर घुस गया था कि जब बरसात होती थी तो बरसात का पानी वहां से जब गुजरता था तो लाल होकर के गुजरता। जिन लोगों ने पहली आजादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया, अंग्रेजों ने क्या किया? हम रोज उड़ाना देते हैं कि अंग्रेज आए, एक टापू के रहने वाले निवासी हमारे इतने बड़े मुल्क के ऊपर 200 साल राज कर गए, और हम यूं कहते हैं कि बांट करके हमारे को ये यहां पर राज कर गए, हमारे को भाई को से बांटा, एक एरिया को दूसरे एरिया से बांटा, और बांटने के बाद हमारे पे 200 साल राज कर गए। लेकिन ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने हरियाणा का मैं पेश करना चाहता हूं कि जब 1857 का नसीबपुर की लड़ाई के अंदर दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का शासन दोबारा से कायम हो गया था, तो रेवाड़ी और मेवात, जिसके कई लोग यहां पर आए हुए हैं, जिन्होंने उस लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया था, वो सारे के सारे डायरेक्ट अंग्रेजों के रूल के नीचे आ गए, क्योंकि दिल्ली के अंदर आकर के अंग्रेज बस गया था। पहले आगरा से काम चलाया करता था, फिर दिल्ली से चलाने लग गया। लेकिन जिन्होंने इनका सहयोग किया था, महेंद्रगढ़ नारनौल को 1857 की लड़ाई के बाद पटियाला के नीचे दे दिया गया। बावल, शाहजहांपुर, कनीना, रटेली, ये नाभा के नीचे दे दी गई। जहां से हमारे प्रधान आते हैं, दादरी, ये जींद के नीचे दे दिया गया। देश तो सारा गुलाम था ही, लेकिन हमने तो गुलामों की भी गुलामी करी है। ये हमारा सबसे लफड़ा है कि हमारे बारे में जब ये बनते हैं मेमोरियल, तो क्यों नहीं सोचा जाता? प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के अंदर एक नया मेमोरियल स्थापित कर दिया। जो इंडिया गेट था, वो केवल पहली युद्ध तक के, विश्व युद्ध के लोगों की मंडी हुई हिस्ट्री वहां पर लिखी गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर का कोई जिक्र नहीं था, और उसके बाद चाइना बॉर्डर पे हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे कोई भी शहीद होता था, उसका कोई जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री ने नया संग्रहालय बनाया है और उसके अंदर सभी का नाम लिखा गया है, जो आजादी के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारे दिल्ली के नए संग्रहालय के अंदर और उसके अंदर उनका नाम लिखे गए हैं। हरियाणा भी पहल करी, 2 जगह ऐलान किया, एक अंबाला के अंदर बनेगा मेमोरियल आजादी का, और दूसरा नसीबपुर के अंदर या नारनौल के अंदर बनेगा आजादी के अंदर। जब लोग चर्चा करें आपसे कि भाई हमारे दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है, तो आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अंबाला वाला तो संग्रहालय बनकर के तैयार हो गया, हालांकि ऐलान एक ही टाइम के ऊपर हुआ था, और नारनौल में अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। क्या लोगों को शिकायत करने का अख्तियार है कि नहीं? और मैं यूं कहना चाहता हूं कि डिफेंस यूनिवर्सिटी, यहां से बगल के अंदर 30-35 किलोमीटर बिनौला गांव के ऊपर देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी स्थापित होनी थी। कारगिल युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के समय पे यह फैसला किया गया कि अगर चाइना के अंदर 2 डिफेंस यूनिवर्सिटी हो सकती है नेशनल, तो कम से कम हरियाणा के अंदर भी तो एक होनी चाहिए, हिंदुस्तान में भी तो एक होनी चाहिए। और वो डिफेंस यूनिवर्सिटी, मैं उस टाइम के ऊपर रक्षा राज्य मंत्री था, बिनौला के अंदर स्थापित हुई थी। उसका फाउंडेशन रख दिया गया, उसकी 4 दीवारी बननी गई, लेकिन 6 साल तक कांग्रेसियों ने उसके ऊपर इसके अलावा कोई ईंट भी नहीं रखी। ये 4 दीवारी भी तो बनी है,
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बनी है। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले 3 साल के अंदर कार्यक्रम लोकसभा का ऐसे वैसे चला, रौला रप्पा रहा, पूरे तौर पे वो काम नहीं हुए। जो हमारे 5-6 साल हैं, जब ये डिफेंस यूनिवर्सिटी का चर्चा हमारे सामने आती है, इन 5-6 सालों के अंदर अगर अभी तक हम नहीं करवा पाए हैं, तो क्या 1 साल जो बचाया है इसके अंदर इस डिफेंस यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरे तौर के ऊपर काम शुरू कर सकते हैं? मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा 77 के अंदर। 73 के अंदर परिसीमन आयोग ने फैसला किया था कि देश भर के अंदर संख्या बढ़ गई है और लोकसभा की सीट बढ़ाई जाए। जो सन 73 से पहले लोकसभा के अंदर सीट हुआ करती थी वो थी 522 और परिसीमन आयोग के फैसले के बाद इनको 21 बढ़ा करके 543 कर दिया गया। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीट नहीं बढ़ाई गई, लेकिन विधानसभा की सीट बढ़ाई गई। और जहां हरियाणा के अंदर 81 विधानसभा की सीट हुआ करती थी सन 73 तक, जब पहली बार जब मैं इलेक्शन लड़ा 77 के अंदर, तो इनको 81 से बढ़ा करके और 90 कर दिया गया। लेकिन लोगों के दिमाग में आज के दिन भी ये बात है कि हरियाणा के उस टाइम के हर एक जिले के अंदर एक विधानसभा की सीट बढ़ी। और दुर्भाग्य से हमारा ही ऐसा एरिया था जिसको दक्षिणी हरियाणा बुलाते हैं, अहीरवाल भी लोग कह देते हैं, जो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन करने के अंदर पूरा योगदान दिए हुए है। उसके अंदर हमारी 2 सीट घटा दी गई। एक कनीना की सीट हुआ करती थी वो गायब, एक सालावास की सीट हुआ करती थी वो भी गायब, और कुल मिलाकर के सब जगह के अंदर 81 से 90 हो गए। हर एक जिले में एक बढ़ी और हमारे इस दक्षिणी हरियाणा के अंदर 2 सीट घट गई। और फिर परिसीमन आयोग हुआ, दोबारा से आया। 2008 के अंदर क्या किया गया कि जिस हल्के से मैं लड़ा था पहली परिसीमन आयोग के बाद, जाटूसाना नाम का एक क्षेत्र हुआ करता था, 4 बार वहां से मैं विधायक रह चुका था। 2008 के परिसीमन आयोग ने जाटूसाना को खत्म कर दिया और कोसली नया हल्का बना दिया। तो इन मेरे 25 साल के अंदर या 40 साल के अंदर, जब से मैं राजनीति कर रहा हूं, 3 इलाके के हरियाणा के विधानसभा के क्षेत्र हमारे से खत्म कर दिए गए। और आज मैं आपके बीच के अंदर ये कहना चाहता हूं कि अगला परिसीमन 2025 में या 2026 के अंदर आएगा। क्या ये हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है, क्या ये पार्टी के तौर के ऊपर या प्रभारी के तौर के ऊपर हम मिलकर के भारतीय के शीर्ष नेतृत्व तक पर ये बात नहीं कह सकते हैं कि जो पिछले 40-50 साल के अंदर हमारे साथ बेइंसाफी हुई है राजनीतिक तौर के ऊपर, क्या आने वाले परिसीमन के अंदर इसको खत्म कर सकते हैं और हमारे को जायज हक अपना क्या दिलवा सकते हैं? यह फैसला हमने करवाना है। और बोलो, क्या आप लोग मेरे साथ हो? हां भरो या ना? तो बोलो, ये करवा के रहेंगे। बोलो हर हर महादेव। नहीं आई आवाज? पेट फुला करके बोलो, सीना तान करके बोलो, गला फाड़ करके बोलो, बोलो हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे महान नेता का वक्तव्य सुनकर दिल खुश हो जाता है।